Hello everyone. So this is another video from MP Accommodation Control Act 1961. In this video, I will discuss uh, around 11 questions from the same act which were asked in the year 1996. So there are high chance that the examiner will ask these questions again in the upcoming MP judiciary higher and lower both the judiciary examinations. So let's start with the first question. So before starting, I would like to tell you one thing, that in what I will do is, like, I will read the question and then I will open my Barrect and I will read the provision simultaneously so that it would be more clear to you. एंड आप भी अपना बेरेक निकाल लें साथ में और मार्क भी करते चलें वहाँ पे कि ये क्वेश्चन किस ईयर में आया है, और उस प्रोविज़न के वहीं रीड करते चलें ताकि फर्दर ये इजी रहे आपके लिए। और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आप आगे करें तो वो आप बिना किसी हेल्प की कर पाएँ। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकोमोडेशन एज डिफाइंड इन सेक्शन 2A ऑफ MP अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, आप खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हैं कि पॉज करके इन चारों में से कौन सा अकोमोडेशन नहीं है। तो हम रीड करते हैं पहले सेक्शन 2A कहता क्या है। तो सेक्शन 2A कहता है accommodation, right? So I won't show you the content. I will just read and you can look at the provision in your own Barrect. So accommodation means any building or part of a building, whether residential, on rent or non-residential, and includes any land which is not being used for agricultural purposes. 1. 2 कहता है garden, ground, garage and outhouses if any appurtenant to such building or the part of the building. 3rd बोलता है any fitting affixed to such building or part of a building for the more beneficial enjoyment thereof. 4th, any furniture supplied by the landlord for use in such building or the part of the building. तो अकोमोडेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है और क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, वो अकोमोडेशन की डेफिनेशन में दिया हुआ है। यहाँ बताता है कि अकोमोडेशन का मतलब होता है कोई भी बिल्डिंग या उस बिल्डिंग का कोई भी पार्ट जो कि यूज़ होता हो रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए या नॉन रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए। और इसमें क्या क्या आता है वो 2, 3 और 4 में दे रखा है, और क्या नहीं आता है वो 1 में दे रखा है। क्या नहीं आता है वो एक ही चीज़ दे रखी है, एज पर द डेफिनेशन अगर कोई लैंड एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज़ हो रही है तो वो अकोमोडेशन की डेफिनेशन में नहीं आती। ओके, जस्ट गिव मी सेकेंड। ओके, एंड क्या क्या आता है तो यहाँ पे गार्डन, ग्राउंड, गराज एंड आउट हाउस आता है, और कोई भी ऐसी बिल्डिंग या पार्ट ऑफ द बिल्डिंग जो उसके अपॉर्टनेंट हो। अपॉर्टनेंट का मतलब होता है अटैच्ड हो किसी गार्डन, ग्राउंड, गराज या आउट हाउस से। ठीक है। तीसरा बोलता है कोई अगर फिटिंग अफिक्स्ड है बिल्डिंग में, जैसे कि बिजली के बोर्ड लगे होते हैं, ठीक है, तो वो उसमें आएंगे। और चौथा बोलता है अगर लैंडलॉर्ड ने कोई फर्नीचर सप्लाई किया है बिल्डिंग के साथ तो वो भी उसमें आएगा। तो उस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाउस तो आता है, एग्रीकल्चर लैंड नहीं आती है, शॉप और गुमटी आएगी। सो आंसर वुड बी एग्रीकल्चरल लैंड, क्योंकि इसको अलग से एक्सक्लूड किया गया है सेक्शन 2 के सेक्शन 2A के सब क्लॉज 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ वाइफ इज द ओनर ऑफ द अकोमोडेशन एंड द हस्बैंड रिकवर्स रेंट फ्रॉम द टेनेंट, लैंडलॉर्ड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन गिवन इन सेक्शन 2B ऑफ द अफॉरसेड एक्ट वुड बी। तो यहाँ पूछ क्या रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि अगर वाइफ ओनर है अकोमोडेशन की और रिकवर जो हस्बैंड है वो रेंट रिकवर करता है, तो 2B के अकॉर्डिंग लैंडलॉर्ड किसको माना जाएगा। अगेन आप पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं, मैं प्रोविजन पढ़ती हूँ। 2B कहता है लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन, लाइक लैंडलॉर्ड को डिफाइन करता है। लैंडलॉर्ड मीन्स अ पर्सन
who for the time being is receiving or is entitled to receive the rent of any accommodation, whether on his own account or on account of or on behalf of or for the benefit of any other person, or as a trustee, guardian or receiver for any other person, or who would so receive the rent or be entitled to receive the rent if the accommodation were let to a tenant and includes every person not being a tenant who from time to time derives title under a landlord. तो यहाँ पे लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में उन सारे उन सब व्यक्तियों को इंक्लूड किया जा रहा है जो कि या तो एंटाइटल्ड है रेंट को रिसीव करने के लिए या रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, या उनके बिहाफ में जो लोग रिसीव करते हैं, जैसे कि इसमें अलग से दे रखा है, ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ट्रस्टी, गार्जियन और रिसीवर, ठीक है। तो ये सारे के सारे या कोई व्यक्ति जिसने लैंडलॉर्ड से टाइटल डिराइव किया हो लेकिन वो टेनेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में आएंगे। अब यहाँ पे ऑप्शंस क्या थे, वाइफ, हस्बैंड, बोथ या नन ऑफ देम। तो इस वाले क्वेश्चन में जो ओनर है वो वाइफ है और जो हस्बैंड है वो रिकवर करता है, और अगर वो रिकवर नहीं भी करता होता तब भी वो एंटाइटल्ड तो होता ही होता, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बोथ लाइक सी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेंडिंग फाइनल डिसीजन ऑन द एप्लीकेशन फॉर फिक्सिंग द स्टैंडर्ड रेंट एंड इंटरिम, ये इंटरिम होगा, रेंट मे बी फिक्स्ड बाय। तो इंटरिम रेंट का प्रोविजन जो है वो आपको सेक्शन 11 में मिलेगा, और ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि पेंडिंग फाइनल डिसीजन जो इंटरिम रेंट है वो किसके द्वारा फिक्स किया जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन 11 पढ़ते हैं। सेक्शन 11 मार्जिनल हेडिंग है फिक्सेशन ऑफ इंटरिम रेंट। ये कहता है इफ इन एप्लीकेशन फॉर फिक्सिंग द इंटरिम रेंट or for determining the lawful increase of such rent is made under section 10, the rent controlling authority shall pending final decision on the application make as expeditiously as possible a provisional order specifying the amount of the interim rent or lawful increase to be paid by the tenant to the landlord, and shall appoint the date from which such interim rent of lawful increase so specified shall be deemed to have effect, ठीक है। तो यहाँ पे जो पावर दी गई है वो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी को दे रखी है कि वो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस वो फिक्स करेगा इंटरिम रेंट, ठीक है। सो आंसर वुड बी रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर द सर्विस ऑफ notice of demand to suit for eviction of a tenant on the ground of default in payment of arrear of rent shall be instituted until the expiration of। तो ये बोल रहा है कि अगर एक बार नोटिस सर्व कर दिया गया और उसके बाद कितने महीनों में अगर रेंट नहीं दिया गया तो अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में आपको एविक्शन का सूट स्टार्ट किया जा सकता है। तो आंसर है 2 मंथ्स। सेक्शन 12(1) मैं पढ़ देती हूँ। ये कहता है दैट द टेनेंट हैज़ नाइदर पेड नॉर टेंडर्ड द होल ऑफ द अरियर ऑफ द रेंट लीगली रिकवरेबल फ्रॉम हिम विद इन 2 मंथ्स ऑफ द डेट ऑन विच अ नोटिस of demand for the arrear of rent has been served on him by the landlord in the prescribed manner. Okay, so the answer will be 2 months. Next is which of the following acts cannot form grounds of eviction of tenant। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा एक्ट है जो ग्राउंड ऑफ एविक्शन कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता, और ग्राउंड ऑफ एविक्शंस कहाँ दे रखे हैं, वो दे रखे हैं आपके सेक्शन 12 में, ठीक है। तो पहला है न्यूसेंस। तो न्यूसेंस जो है वो आपके 12(1)(c) में कवर होता है। दूसरा है डिस्क्लेमर ऑफ टाइटल ऑफ हिज लैंडलॉर्ड, मतलब लैंडलॉर्ड के टाइटल को डिस्क्लेम करना, ये कहना कि जो घर है, जो अकोमोडेशन है वो लैंडलॉर्ड का नहीं है, ये भी आपका सेक्शन 12(1)(c) में मिल जाएगा। तीसरा है मटेरियल स्ट्रक्चरल ऑल्टरेशन
और चौथा है यूज ऑफ अ पोर्शन ऑफ हिज अकोमोडेशन एज हिज ऑफिस। तो मटेरियल स्ट्रक्चरल ऑल्टरेशन आपको मिलेगा, गिव मी अ मोमेंट, 2-1 ओके 2-1 M में यू विल गेट मटेरियल स्ट्रक्चरल ऑल्टरेशन, और आपको यूज ऑफ अ पोर्शन ऑफ हिज अकोमोडेशन एज हिज ऑफिस, ये आपको 12 के कहीं पे भी नहीं मिलेगा। सो इट कैन नॉट बी द ग्राउंड ऑफ एविक्शन ऑफ टेनेंट। ठीक है, तो न्यूसेंस, डिस्क्लेमर ऑफ टाइटल ऑफ हिज लैंडलॉर्ड, मटेरियल स्ट्रक्चर ऑल्टरेशन, ये तीनों ग्राउंड होंगे, चौथा वाला ग्राउंड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो कॉन्ट्रैक्ट से है, तो डायरेक्टली जंप टू क्वेश्चन 59. 59 says, for whose business can a landlord not obtain decree for eviction against his tenant in respect of non-residential accommodation? तो नॉन रेसिडेंशियल अकोमोडेशन के केस में जो लैंडलॉर्ड है किसके बिजनेस के लिए एविक्शन का सूट नहीं ला सकता, और एविक्शन का सूट लेके कहाँ आता है, लाइक फॉर नॉन रेसिडेंशियल अकोमोडेशन 12(1)(f). तो खुद के लिए ला सकता है, अनमैरिड डॉटर के लिए ला सकता है, अडल्ट सन के लिए ला सकता है, वाइफ के लिए नहीं ला सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 60. इट सेज द ग्राउंड फॉर eviction that the tenant has built accommodation suitable for his purpose is available only where the purpose of letting is. तो ये जो ग्राउंड ऑफ eviction है कि जो टेनेंट है उसने अपने खुद के सूटेबल पर्पस के लिए अकोमोडेशन को मॉडिफाई कर लिया है, ये किसके अगेंस्ट अवेलेबल है, नहीं किस केस में अवेलेबल है, रेजिडेंशियल पर्पसेस के केस में जब अकोमोडेशन को दिया गया है तब, नॉन रेजिडेंशियल के लिए दिया गया है तब, कॉम्पोजिट के लिए दिया गया है तब अकोमोडेशन को, या इमोरल एक्टिविटीज़ के लिए अगर है तो तब। तो इसका आपको प्रोविजन मिलेगा सेक्शन 12(1)(I) में। तो मैं रीड करती हूँ, ये कहता है दैट द टेनेंट हैज़ वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट बिल्ट एक्वायर्ड वेकेट पोजेशन ऑफ और बीन अलॉटेड दैट अकोमोडेशन सूटेबल फॉर हिज रेसिडेंस। ठीक है, तो अगर जो टेनेंट है उसने जो अकोमोडेशन है उसको अपने रेसिडेंस के लिए उसकी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर मॉडिफाई कर लिया है तो वो एविक्शन का ग्राउंड बन जाता है सेक्शन 12 में। बट ये सिर्फ अप्लाई होगा जब जो अकोमोडेशन है वो रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए दिया गया हो। ठीक है, क्योंकि 12(1)(I) में हिज रेसिडेंस की बात करता है। सेक्शन 61 कहता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 61 says, a revision against a final order passed by the rent controlling authority on an application submitted by a retired government servant for eviction of his tenant on the ground of bona fide requirement shall be। ठीक है, तो रिवीजन कहाँ लाए होगी इसकी बात कर रहा है, और ये चैप्टर 3A से सवाल है। जब आप चैप्टर 3A को पढ़ेंगे उसमें सेक्शन 23E ये बात करता है रिवीजन बाय हाई कोर्ट। तो इसकी मार्जिनल हेडिंग से ही क्लियर हो जाता है जो रिवीजन लाए होगी वो हाई कोर्ट में लाए होगी। तो आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 62, अ टेनेंट्स डिफेंस अगेंस्ट एविक्शन अंडर MP अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट में बी स्ट्रक आउट इफ ही। इसका मतलब क्या है कि जो टेनेंट का डिफेंस है कब वो ऐसा डिफेंस नहीं ले सकता, उसका डिफेंस स्ट्रक आउट कर दिया जाएगा। ऑप्शन ए, फेल्स टू प्रेजेंट रिटन स्टेटमेंट विद इन द टाइम फिक्स्ड बाय द कोर्ट। ऑप्शन बी, fails to deposit or pay any amount as required by section 13. C, makes untrue statement in the application under section 25. D, fails to pay such cost as ordered by the court. So इसका आंसर होगा B, that is fails to deposit or pay any amount as required by section 13. आप सेक्शन 13 को पढ़ेंगे तो उसमें ये लैंग्वेज यूज़ की गई है कि कब डिफेंस स्ट्रक आउट हो जाएगा, और स्पेसिफिकली सेक्शन 13 का क्लॉज 6 कहता है, सेक्शन 13 का सबसेक्शन 6 कहता है
If a tenant fails to deposit or pay any amount as required by this section, the court may order the defense against eviction to be struck out and shall proceed with the hearing of the suit, appeal or proceeding as the case may be. Okay, so the answer will be B. Question number 63 says, on the complaint of tenant, it is satisfied that the landlord, without any reasonable cause, refused to accept rent, he may levy on the landlord a fine. Who is he? अगर लैंडलॉर्ड बिना किसी रीजनेबल कॉज के रिफ्यूज करता है रेंट लेने से, तो फाइन कौन इम्पोज करेगा? लैंडलॉर्ड पे. ठीक है, तो इसका प्रोविजन आपको मिलेगा सेक्शन नंबर 28 में. सेक्शन नंबर just give me a moment. Yes, deposit of चैप्टर नंबर 4 में विच टॉक्स अबाउट डिपॉजिट ऑफ रेंट, और वहाँ पे ये कहता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो जो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उसके पास राइट है, वो अथॉरिटी है इस चैप्टर में जो इम्पोज कर सकती है जो कि लेवी ऑफ फाइन, जो कि फाइन इम्पोज कर सकती है लैंडलॉर्ड पे, इन केस अगर लैंडलॉर्ड टेनेंट से रीजनेबल कॉज के बाद भी जो रेंट है वो रिसीव करने से मना करता है. तो द आंसर विल बी रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी, एंड इसका आंसर आपको चैप्टर 4 डिपॉजिट ऑफ रेंट में मिलेगा. स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो सेक्शन नंबर 25 में आपको इसका आंसर मिलेगा. लास्ट क्वेश्चन इज, a landlord disconnects the electric supply of a tenant unlawfully and without any reasonable cause, who can order to remain the electric supply on the appellant's application. ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अगर जो लैंडलॉर्ड है वो इलेक्ट्रिक सप्लाई अनलॉफुली डिस्कनेक्ट कर देता है, तो जो अपीलांट है वो किसके पास जा सकता है ये एप्लीकेशन देने की उसे रिस्टोर किया जाए. ठीक है, तो ये आपका जो है इसका आंसर होगा रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी, और ये प्रोविज़न आपको मिलेगा सेक्शन नंबर 38 में. और इसका स्पेसिफिक वीडियो मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में, MPLRC की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने इस प्रोविज़न को अच्छे से समझाया हुआ है. सो आप उसको देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट में और भी वीडियोज़ हैं उनको भी देख सकते हैं. Thank you so much for giving your precious time to me and watching this video. If you like the video, press the like button, and if you think that my channel is helping out, then do subscribe to my channel. Thank you.